कानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों में खास तौर पर आदिवासी वोट की कितनी अहमियत है। केवल हम छत्तीसगढ़ को समझते हैं 30% से ज्यादा वोट, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, खासकर इन चारों राज्यों में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी हम सब जान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों तक अपनी सरकार के कामों को पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, उसके बारे में आज वो बोलते हुए भी दिखाई दिए। पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी वो समूह, आदिवासी समूह जिनको खास तौर पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन किया, सरकार की ओर से सरकार के कार्यक्रमों को उन तक पहुंचाने की जरूरत है। उसको लेकर प्रधानमंत्री कल 24,000 करोड़ रुपए के एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। उलियातू, ये माफ कीजिएगा, झारखंड में जो महान क्रांतिकारी हैं बिरसा मुंडा, उनकी जन्मस्थली है। उनकी जन्मस्थली में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहां जाकर के वो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के बारे में आदिवासियों तक उनकी सरकार के काम कैसे पहुंचे, क्या काम हुए इतने वर्षों में, उसको लेकर आज खुद उन्होंने बात कही है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, फिर ट्राइबल वोट क्यों इतना महत्वपूर्ण है इन चुनाव में, उस पर करेंगे बात। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। देवेंद्र, इन चुनावों में आदिवासी समाज कितना महत्वपूर्ण है, और ये जो कल कार्यक्रम प्रधानमंत्री शुरू करेंगे पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, क्या है विशेष? और सिर्फ तो सौरभ, इसको चुनाव से जोड़ के देखना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। आप देखें तो ये तीसरा साल है जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जा रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पे देश का कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे जा रहे हो। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 से आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें पीएम मोदी का, तो लगातार ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए वो काम करते ही रहे हैं। इस योजना की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन सौरभ 28 लाख के आसपास लोग इसमें प्रभावित होंगे, और लगभग 18 राज्यों में ये आबादी फैली हुई है। और गांव के हिसाब से बात कर लें तो 22,000 से ज़्यादा गांव है। इसमें एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि जंगलों में रहती है। और ये योजना वो है जो कि आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कनेक्टिविटी, उनका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, उनका हेल्थ का सिस्टम कैसा होना चाहिए, उनके लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उनके लिए साफ पीने की पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर समाहित किए हुए है। और भारत सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे आवास की योजना, ग्रामीण आवास की योजना की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, इस तरह की जितने स्कीम्स हैं उन सबको जोड़ के और एक खास तरीके का स्कीम सिर्फ इस 28 लाख की आबादी के लिए तैयार किया गया है, जिसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जब जाएंगे तो लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्राइबल वेलफेयर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार इस बात को कहते हैं कि लास्ट माइल यानी कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, उसमें एक और माइलस्टोन के तौर पर इस योजना को आप कह सकते हैं। ठीक है, सरकार का वैसे कोई कार्यक्रम, आप ठीक है कि आप सीधे, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी में सरकार काम करती है। लेकिन इन चुनावों में ट्राइबल वोट तो महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं हो। पूरे देश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखोगे तो 8.7% है। अगर हम इन तीन ही राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, तो इन तीनों राज्यों से मिला के आदिवासी की सीटें 101 है। पिछले 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसमें बहुत नुकसान होता, कांग्रेस ने 71 सीटें जीती थी। अगर तेलंगाना को भी जोड़ लो तो 112 सीटें आती है आदिवासियों के लिए। और आप ऐसा नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के पहले जबलपुर में पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह गए थे। उन्होंने वहाँ आदिवासियों के राजा रहे विजय शाह और उनके बेटे की मूर्ति का अनावरण किया था। भोपाल में जो हबीबगंज स्टेशन है उसका नाम कमलापति किया, वो गोंड देवी आदिवासी, उसका नामकरण किया है।
और 286 गांव छत्तीसगढ़ के जो उन्हें आइडेंटिफाइड किया, और बीजेपी ने कहा अगर हम सत्ता में आते हैं तो इन्हें राजस्व गांव के रूप में तब्दील करेंगे आदिवासी के गांवों को। तो निश्चित रूप से आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है इस चुनाव के अंदर, और इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों के आदिवासी वोटों को फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि 2018 के चुनाव में जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में उन्हें जो हार हुई थी, उन्हें आदिवासी वोटों के कारण बड़ा नुकसान हुआ था और ओबीसी के कारण। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में विशेष रूप से आदिवासी और ओबीसी फैक्टर्स को बहुत ध्यान में रखी है, जिस वोटों के कारण उन्हें नुकसान हुआ था। और ये सिर्फ आने वाले 3 या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में जाकर यह पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि 47 सीट्स लोकसभा में आरक्षित है आदिवासी लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि उस समय आदिवासी वोट के जो सीटें जो 47 है उनका उसका लाभ मिले, और पूरे देश के अंदर जो 8.5% आदिवासी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इसके ऊपर फोकस कर रही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। और बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके गाँव खाटी के गाँव में जो जा रहे हैं वो इसी परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है जी। और खास करके छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश का पिछला इलेक्शन इतना क्लोज गया। छत्तीसगढ़ में तो हम जानते हैं ऑन रिकॉर्ड कि भाई जितनी आरक्षित सीटें हैं ट्राइबल आदिवासियों के लिए, वो लगभग 90-95% भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो उस लिहाज से भी, चुनाव के लिहाज से भी बहुत क्रूशल है कि बीजेपी उन सीटों में इस बार बेहतर करे। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि इनको हम चुनाव से अलग देख सकते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फोकस रहा है ट्राइबल कम्युनिटी पे, पहली आदिवासी प्रेसिडेंट मुर्मू उनके काल में बनी, और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें जिस तरह का फोकस प्राइम मिनिस्टर बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल कम्युनिटी पे लगातार अपने भाषणों में करते हैं। इनफैक्ट भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लोग जानते नहीं थे, इस देश में मालूम नहीं था कि ट्राइबल्स का सबसे बड़ा भगवान कौन है, किसको देखते। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को जो स्पेस दी और जितना पॉपुलराइज कराया, वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के साथ इस्टेब्लिश किया है। और प्रेसिडेंट मुर्मू का, जैसे मैंने कहा, उनको प्रेसिडेंट बना के एक बहुत बड़ा एक सिग्नल था पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आप उनके भाषण भी देख लीजिए, वो छत्तीसगढ़ के बारे में या मध्य प्रदेश के बारे में, बाकी जगह हमेशा उनका ये जो फोकस है कि जो ट्राइबल आदिवासी है उनके साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया है 60 साल से ज़्यादा, 70 साल तक, उसके बारे में वो बात करते हैं। और जिस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने फ्रेम की, आप अगर देखें रेड टेरर कॉरिडोर, जो जिससे सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ काफ़ी सफ़र कर रही थी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, वहाँ पे आप देखें पिछले 9 सालों में माओइस्ट टेरर जो है कितना उसमें गिरावट आई है, स्पेशली इन द लास्ट पिछले 4 सालों में। गृह मंत्री अमित शाह जी का भी फोकस रहा है कि ट्राइबल बेल्ट में माओइस्ट टेरर जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए, और ये कहीं ना कहीं एक जुड़ने की कोशिश है। और वही जो इन्होंने भी कहा कि पिछले इलेक्शंस में जो नुकसान हुआ छत्तीसगढ़ में, वो उसको मद्देनज़र रख हुए 2024 इलेक्शंस में, इनफैक्ट जब मैं छत्तीसगढ़, झारखंड जैसी ट्राइबल बेल्ट्स में काफ़ी मैंने कवर भी किया है, तो लोगों का उस वक्त भी पिछले 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी उन्होंने ये कहा था कि हाँ, स्टेट में हो सकता है हम कभी एक बार बीजेपी को लाएंगे, एक बार कांग्रेस को लाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मोदी जी ही है। तो वो जो कनेक्शन मोदी जी ने ट्राइबल बेल्ट में बनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, चलिए हम लोग अभी सिकल सेल की योजना जो मोदी ने शुरू करी थी भोपाल में, सिकल सेल, अच्छा, सिकल सेल इरेडिकेशन की योजना, वो भोपाल से ही प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी। और उस समय कम से कम 10 लाख आदिवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लेके। तो मुझे लग रहा है बहुत पहले से तैयारी उन्होंने दिशा में शुरू कर दी थी आदिवासी बेल्ट को अपलिफ्टमेंट के लिए, कि ऐसे उन्हें आगे लाना है। इस योजना के बारे में तो सौरभ बजट में अनाउंसमेंट किया है, ऐसा नहीं था कि चुनाव के ध्यान में रख के कहा जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो महादेव ऐप का मामला है, इसको प्रधानमंत्री बार बार अपने प्रचार में उठा रहे हैं, अपनी सभाओं में उठा रहे हैं। इस बार एक नए तरीके से उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक काम कीजिए, गूगल पर जाकर केवल 508 करोड़ इतना लिखिए, और क्या जवाब आता है उससे आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहां तक पहुंच चुकी है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात। पहले मैं तो युवा साथियों से कहूंगा
कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। 108 होता है, 1008 होता है। आमतौर पर इस किस्म के जो नंबर होते हैं, ये कभी पुलिस का, एम्बुलेंस का, इस किस्म के नंबर जो होते हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन अब यहां पर 508 जुड़ गया है भ्रष्टाचार के साथ। इसका कितना बस देख रही हैं आप इन चुनावों में? देखिए, बेशक प्रधानमंत्री जी फोकस कर रहे हैं कि कांग्रेस में करप्शन है, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी इन्वॉल्व है महादेव ऐप में, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि 508 का नंबर लगाएं या 420 का नंबर लगा दीजिए गूगल में, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जनता देखेगी। जनता को मालूम है कि सब भ्रष्टाचारी है, सारा सिस्टम ऐसा है, करप्शन तो होके ही रहेगा। इससे ज़्यादा क्या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये देखेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स है, इनफैक्ट वो जो लाडली बेटी की स्कीम उन्होंने चलाई, वो ज़्यादा पॉपुलर होगी 508 करोड़ के नंबर से। लोगों के लिए अब ये मुद्दा होना बंद हो गया। मुझे लगता है कि करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री तो काफी समय दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर नहीं सौरभ, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा जो मानना है, प्राइम मिनिस्टर की छवि में अगर आप देखें तो उसमें आम व्यक्ति भी ये मानेगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता है। और प्रधानमंत्री जब किसी बात को बोलते हैं, जैसे करप्शन के बारे में हम लोगों ने बात की कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं या क्षेत्रीय दलों के नेताओं के ऊपर भी है, लेकिन बड़ा मसला ये रहता है कि शीर्ष स्तर से जो व्यक्ति कह रहा है, क्या उसकी बात में इतनी साख है, उसके व्यक्तित्व में इतना साख है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसकी बात पे भरोसा किया जाए? इन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के केस में आपको हाँ में मिलेगा। जैसे राहुल गांधी और करप्शन पे कुछ बोले तो सीधे सीधे उनके पीछे खड़ा नजर आएगा रॉबर्ट वाड्रा का मामला, उनके पीछे खड़ा नजर आएगा नेशनल हेराल्ड का मामला, उनके पीछे अनगिनत घोटाले के मामले सामने उनके पीछे खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री के मोदी के केस में आप ऐसा एक भी उदाहरण नहीं बता सकते, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब या देश के प्रधानमंत्री है तब। और वहां पर इस बात की साख बढ़ जाती है कि जो कह रहा है, अगर ये व्यक्ति, इसकी छवि ऐसी है, इसके ऊपर कोई दाग नहीं है और ये व्यक्ति करप्शन के खिलाफ लोहा लेने वाला है, तो हमें इसकी बात पे भरोसा है, हम इस बात पे भरोसा करते हैं। ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के बारे में देश में किसी भी हिस्से में बात करें, जो 2-3 चीज़ें बहुत खास तरीके से बताई जाएंगी, उसमें से एक महत्वपूर्ण ये बताया जाएगा कि करप्शन को वो बर्दाश्त नहीं करते। और हमने देखा है कि इवन पार्टी की बैठकों में भी भारत सरकार के जो मंत्री हों, बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक भय जरूर रहता है कि आप कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, अगर प्रधानमंत्री मोदी को पता चला तो फिर आपकी छुट्टी तय होगी। ये माहौल कम से कम दिखता है। कांग्रेस पार्टी से अगर आप तुलना करेंगे सौरभ, तो कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, यूपीए सरकार, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ बहुत आसानी के साथ लोग आराम से लेन देन की बात करते थे। बीजेपी की सरकार में आपको ऐसा कहीं नज़र नहीं आएगा, चाहे कोई ऑफिसर हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, पार्टी के सांसद हों या मंत्री हों। इसके बावजूद दबे छुपे ये खेल होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि करप्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम वो भय ज़रूर है कि शीर्ष स्तर पर इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। सौरभ, मैं इसमें बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि जब आप स्टेट्स में जाते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आप वोटर से बात करते हैं, तो वो अपने एमएलएज की बात करते हैं, वो अपने चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। वो ये नहीं कंपेयर करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो बिल्कुल ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, ऑनेस्ट लीडर है, उनके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे अपने रोज़मर्रा की जो जीवन है उसमें जब आप करप्शन देखते हैं, आप वो छोटे से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाइए या आप किसी तहसीलदार के पास जाइए या किसी डीसी ऑफिस में जाइए, तो वो उससे अपने आप को रिलेट करते हैं कि करप्शन जो कांग्रेस के टाइम पे था और फिर वो बीजेपी के टाइम पे था, और उनकी लाइफ में ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो वो मेरे ख्याल से जनता जो है, वोटर जो है, वो उस तरह से करप्शन को समझती है।
जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई बात करप्शन की, जरूर वो उसमें उनको वो विश्वास करेंगे प्रधानमंत्री के कहे पे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री बिल्कुल ऑनेस्ट है। लेकिन उससे उनके अपने रोजमर्रा के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे नहीं लगता तो कि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि भाई, और यहाँ तो आपको सबूतों के साथ है ना, मतलब हाँ। मैं प्रमाण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन चले आरोप ही माने, सर रुपया मिला, वो एजेंसी सरकार की एक इल्जाम लगा रही है सीधे प्रधान चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर के, इससे कोई उसकी यही मैं कह रही हूँ कि लोकल लेवल पे आपकी डे टू डे लाइफ में जब करप्शन दिखता है आपको, कि आपको पुलिस वाले को हफ्ता देना है, या आपको एक छोटे से काम के लिए सरकारी ऑफिस में आपको 100 रुपया देना है या 500 रुपया देना है, तो वो उस तरह से करप्शन को समझते हैं। बेशक टीवी पे कुछ भी आप दिखा दीजिए, लेकिन उनके जीवन में करप्शन एक परमानेंट फीचर है। नहीं, लेकिन जैसे कर्नाटक के चुनाव की बात कर ले सौरभ, तो कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के हार और कांग्रेस के कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा करप्शन था। हाँ, क्योंकि लोकल लेवल लालू पे प्रसाद यादव करप्शन के खिलाफ था, आप लोकल सबसे जो लेवल बात पे कर- करप्शन था उस टाइम पे भी। नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भी मोदी, उसी corruption की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महादेव भी मोदी देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर्नाटक है? में बीजेपी पावर में थी और प्रधानमंत्री ऑनेस्ट, इतने बड़े प्रधानमंत्री जिस लीडर। करप्शन की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की, वो लोकल लेवल की बात हो रही है। हाँ, तो ये मैं corruption local level पे ही बिल्कुल होगा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि लोकल लेवल पे लोग समझते हैं कि मेरी लाइफ में करप्शन का क्या असर है, वो प्रधानमंत्री की अब बोफोर्स ऑनेस्टी नहीं घोटाला, देखते। लालू प्रसाद यादव के चारा नहीं, घोटाला, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हालांकि की ऑनेस्टी मैं- नहीं मैं- देखते। मैं एक मैं उनकी मैं- बात को थोड़ा सा मैं इसमें ताकि जोड़ देता और हूं, सौरभ सर, लोगों एक तक क्लियर लाइन। है, वो ये कहना चाह रही हैं कि लोगों ने ये शायद गिव अप कर दिया इस बात पर कि भाई ये जो मेरी जिंदगी में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों का जो भ्रष्टाचार है ये दूर नहीं होने वाला। नहीं, आप नहीं, BJP लेकिन से सौरभ अगर कांग्रेस के लिए, इस के तर्क लिए को आप BJP मानेंगे तो फिर आप मानेंगे कि अखिलेश यादव क्यों हारे। अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ की जब तुलना होती है तो सबसे बड़ी चीज क्या है, या कांग्रेस के हिंदुत्व हार के का अलावा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि लालू प्रसाद प्रधानमंत्री यादव, मोदी ने- यूपीए सरकार के घोटाले, ये सारी चीजें पूरा का पूरा आप चुनाव देखें तो यूपीए सरकार को हटाने में सबसे बड़ा रोल भ्रष्टाचार- करप्शन का था। करप्शन का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कैंपेन को चलाया 2G, हाँ, क्या था वो? क्योंकि यूपीए के टाइम पे नीचे से लेकर ऊपर तक सब करप्शन। नहीं, 2G में नीचे क्या था? 2G में तो नीचे कुछ नहीं मेरा सरोज नहीं, इसमें नहीं, मैं एक नहीं, लाइन जोड़ना चाहता हूँ इसमें। अच्छा, देखिए, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और देश की जनता ने उस पर बहुत भरोसा किया कि प्रधानमंत्री मोदी तो करप्ट है ही नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन जमीनी स्तर पर भी अगर कोई करप्शन करेगा तो प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं, ईडी जाएगी, एजेंसी जाएगी और जांच करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि मैं करप्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो बाकी राज्यों में सरकारें बनाई उसमें करप्शन का एक बड़ी भूमिका थी। नोटबंदी में सौरभ लोगों कांग्रेस को के इतनी खिलाफ- परेशानी थी, बावजूद लोगों ने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अदरवाइज नोटबंदी से कौन परेशान नहीं था? 4-4 घंटे आप लाइन में खड़े हैं, फिर भी लोगों से आप बात कर रहे हैं तो खुश होकर कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा है, करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई तो कर रहा है। तो इस नैरेटिव का असर तो बहुत होता है। और छत्तीसगढ़ में इसका ऐसा असर हुआ है सौरभ जी, आप देखिए कि महादेव से भूपेश बघेल को इतना डर बैठ गया है कि अभी उन्होंने 15,000 रुपए की एक योजना शुरू कल घोषणा करी है महिलाओं के लिए। साल में हाँ, एक बार। क्योंकि हाँ, वो- कि अगर क्योंकि- सत्ता आएगी तो 15,000 की 1 करोड़ महिला मतदाता है वहां पर 50%, तो उन्हें घोषणा करना पड़ेगी कि अगर ये महादेव ऐप से जो मुझे नुकसान हो रहा है राजनीतिक रूप से, तो उसके अगर कंपनसेट अगर मैं कर सकता हूं, उसकी क्षतिपूर्ति कहीं करना है, तो मैं ये घोषणा कर देता हूं कि मैं 15,000 रुपए महिला साल का महिलाओं को दूंगा, जिससे 1 करोड़ महिलाओं का वोट बैंक में उन्हें कोई फर्क पड़ सके। मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ के अंदर भी काम करेगा, और राजस्थान के अंदर तो आप देख रही है महेश जोशी जो मंत्री है, जल उनके अधिकारियों के यहाँ पे से करोड़ों रुपया कैश निकला, सोने की ईंट निकली है, और प्रधानमंत्री तो अपने भाषणों में लगातार जिक्र कर ही रहे हैं उस चीज का। तो मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिस आधार पर कांग्रेस को लगातार आरती जी ऐसा बेरहमी से होता ही कहते रहा। रहते हैं। देखिए हमारे आसपास भी जो ये मानता है कि भाई जिसको हम स्विंग वोटर कई बार कह देते हैं, उसके मन में अगर ये बात आ जाए कि भाई ये पार्टी या ये व्यक्ति ठीक नहीं एक योद्धा है जो लड़ रहा है तो वो तो भ्रष्टाचार के नुकसान खिलाफ। पहुंचा सकता है ना, सौरभ करप्शन के मुद्दे देखिए, पर। कर्नाटका की बात करते हैं, वहाँ नैरेटिव यही था कि कर्नाटका की जो सरकार है लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे बीजेपी की, वो करप्ट है और उसकी वजह से नुकसान हुआ बीजेपी को। मैं ये कह रही हूँ कि लोकल लेवल पे जब इंसान करप्शन से, या दोनों हालातों में, वो बीजेपी भी कांग्रेस के टाइम पे भी करप्शन तो होती ही है लोकल लेवल पे, लेकिन जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी लेवल पे आपको कोई राहत नहीं मिलती है, हाँ, तो तब एक तरफा हो सकता है, पूरी जो जनता है वो एक पार्टी की तरफ जाएगी या दूसरी पार्टी की तरफ जाएगी कि ये ज्यादा करप्ट है, ये 90% कमीशन खाता है, ये 70%
परसेंटेज का जो करप्शन कमीशन खाता है। तो इस तरह की डिस्टिंक्शन है, लेकिन करप्शन एक परमानेंट फीचर है। चलिए, अब ये जो वोट करने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अब उनको कितना महसूस हो रहा है इन चुनावों में, वो अपना फैसला सुना देंगे और 3 दिसंबर को हमको पता चल जाएगा।